ये आंदोलन बनाने के लिए ये टीमें निर्धारित करनी जरूरी हैं, जो हर गलत चीज को सही वक्त पे रोक दे। अगर एक झूठी खबर को ना रोका जाए तो वो अपने आप में सच साबित हो जाता है। ये बात आपने महसूस भी की। और इसी बात को एक उदाहरण से समझाता हूं। जो आप अभिनय सर जैसे जो बच्चों के भगवान है, जो बच्चों के लिए लड़ते हैं, और ये भगवान शायद मेरा दिया हुआ नहीं है, ये उन बच्चों का है जिनका एक दिन पहले रिजल्ट रिवाइज कराया कोर्ट में खड़े होकर, रात 4-4 बजे तक बच्चों से बात कर करके उनके रोल नंबर डलवाए, उनके नाम डलवाए, ताकि अगले दिन जाके वो पेपर दे ले। ये उन बच्चों के शब्द हैं। आप ऐसे आदमी को कह रहे हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं अभिनय की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे सेंटर पे पढ़ा रहे हैं या कैरियर में पढ़ा रहे हैं। पहली बात, ये स्पष्ट रूप से मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसी तलवार है जो किसी मयान में नहीं बैठेगी। ठीक है। जिसने इस गलत फहमी में अपने आप को जिया है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। वो एक आदमी है जो बच्चों के लिए निस्वार्थ दिलो जान से लड़ता है। और नीतू मैम इस चीज में माहिर हैं, जो बच्चों के लिए हर लड़ाई में खड़ी रहते हैं। इसलिए मैंने उनके सामने अपने आप को सिपाही बनना चुना। भाई एक बात बताओ, मेरे से ज्यादा अनुभव है क्या अभिनय सर को? नहीं, मेरे से कम अनुभव होगा। आपको सेक्रीफाइस करके कई बार पीछे खड़ा होना पड़ता है। मैंने इस आंदोलन में भी इन दोनों को कहा। जो मीटिंग हुई उसमें इन लोगों ने बार बार एक सवाल उठाया कि आप जो कर रहे हैं उसमें एग्जिट प्लान तो बताइए। आप इस बात की जिद में हैं कि सरकार यहां तक आएगी, सरकार रामलीला मैदान की दरियों पर आके बैठेगी, आप अपना एग्जिट प्लान तो बताइए। अगर नहीं बैठी, मैंने ही वहां पे इन दोनों टीचर का विरोध किया। मैंने ही इनके पक्ष में आके बोला, जो बाकी ये लड़के थे रवि और हम, कि हम एग्जिट प्लान आज क्यों सोचे, हम बाद में सोच लेंगे, अभी हम आंदोलन करते हैं। मेरी भी गलती है। मैं भी हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं। एक अकेले आदित्य ही इस आंदोलन को अरेंज नहीं कर रहा था, हर कोई कर रहा था। आप मिस इन्फॉर्मेशन के दौर को इस तरह से समझिए कि जो वीडियो अब आपके सामने चल रही हैं, इनको ध्यान से देखिए। अगर मैं एक अध्यापक हूं तो क्या हम सभी अध्यापकों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? 3 बजे तक का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार कैंसिलेशन से कैरियर दांव पे लग रहा है भैया। और इससे भद्दापन क्या होगा? मैं तो बस एक बात कहता हूं कि हमारे लिए यह भी दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये टीसीएस और एडीक्यूटी में घुसने की जरूरत पड़ रही है। हम क्यों घुसते? 2017 में किसी को नहीं पता था, लेकिन जब एग्जाम लीक हुआ तो लोगों के दिमाग में आया एग्जाम कौन करा रहा है? सिफी। आज से 4 साल पहले हम नहीं चिल्ला रहे थे कि हमें टीसीएस से दिक्कत है, हम कहते थे एसएससी से दिक्कत है। हमें मजबूर किया गया ये घुसने के लिए कि एग्जाम कौन करा रहा है। फिर भी 4 सालों में टीसीएस के साथ स्टूडेंट्स को एक तरह की स्टेबिलिटी मिली थी, लेकिन तब एसएससी के और भी ग्लिच थे। स्क्राइब का मामला था, नॉर्मलाइजेशन का मामला था, और उस टाइम पे कुछ कुछ जगह रिमोट एक्सेस के मामले थे। लेकिन एडुकेटी के आते ही पहले दिन से ही कई सेंटर पर सिस्टम क्रैश हो रहा है, एग्जाम डिले, कैंसिलेशन, जितनी भी खराब सिचुएशंस हो सकती थी वो सब कुछ हुई। इसका मतलब ही है कि वेंडर ट्रांजिशन प्रॉपर्ली टेस्ट किया ही नहीं गया। और चलिए, आपने एग्जाम से पहले नहीं किया था तो एसएससी फेज 13 और स्टेनो में तो आप कर चुके थे, उसके बावजूद आपने इस पे भरोसा जता दिया कि ये 28 लाख बच्चों का एग्जाम ठीक तरीके से करा पाएंगे? बताइए। और चेयरमैन का सिंपल एक कहना है, हम सब ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, री एग्जाम हो जाएगा। सुनने में आसान सोल्यूशन लगता है, लेकिन स्टूडेंट की ग्राउंड रियलिटी देखें। री एग्जाम का मतलब फिर से वही जर्नी, वही स्ट्रेस, वही खर्च। कई स्टूडेंट बेचारा डेली वेजर बैकग्राउंड से होते हैं, जिनके पिताजी रोज 400-500 रुपए कमा के लेके आ रहे हैं। एक एग्जाम देने का मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, ट्रेवल कॉस्ट से लेकर के साइकोलॉजिकल प्रेशर से लेकर के। एग्जाम के दिन आदमी का कॉन्फिडेंस पीक पे होता है, और जब उस दिन पेपर कैंसिल हो जाए तो वो उस मेंटल बैलेंस को तोड़ देता है। आप तो कह देते हैं री एग्जाम हो जाएगा, और री एग्जाम में भी बहुत बच्चे फेज 13 में भी आज हैं जिनका री एग्जाम नहीं हुआ, होना चाहिए था। री एग्जाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ नहीं। कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे मेरा एग्जाम ठीक हुआ है, मुझे री एग्जाम की जरूरत नहीं है। कितने सारे ऐसे थे जो ये कह रहे थे हमने री एग्जाम की शिकायत की थी, हमारा री एग्जाम नहीं हुआ। तो क्या ये सही है री एग्जाम? देखिए, री एग्जाम देना एक फॉर्मल सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अगर स्टूडेंट के एंगल से देखें तो ये पूरी तरीके से इनजस्टिस है। क्यों एक बच्चा 2 बार मेंटल ट्रॉमा फेस करे जबकि उसकी कोई गलती नहीं है? लेकिन थोड़े पढ़े लिखे हम लोग भी हैं, इतना एसएससी को भी समझना चाहिए। सभी शिक्षकों के कारण ही ये देश आगे बढ़ पा रहा है, सभी शिक्षकों के कारण ये ब्यूरोक्रेट्स बन पा रहे हैं और यही देश को चला पा रहे हैं। तो ऐसे हम भी शांत नहीं रहने वाले इस मुद्दे के ऊपर में। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल, देखो जो अभी इन्होंने नोटिस दिया है, हालांकि अभी जो इनके 2-3 शब्द हैं जो कि नोटिस में बहुत भारी भारी लग रहे हैं, बहुत हैवी लग रहे हैं।
अगर एसएससी को लगता है कि वो ये नहीं कहना चाह रहे, कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो एसएससी को क्लैरिफिकेशन हाँ क्लैरिफिकेशन दे देंगे अगले notice में। क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि देखो इसमें जो नोटिस में लिखा है सर, इन्होंने लिखा है कि डिस्कशन स्लैश एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं, क्वेश्चन पेपर्स जब ये आंसर कीज को जनरेट कर देते हैं। इसके बाद में आप देखोगे नीचे यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने ऑनगोइंग और हेल्ड एग्जाम्स, यानी कि ऑनगोइंग स्लैश हेल्ड। अगर ऑनगोइंग एग्जाम्स में आप एनालिसिस को बैन करते हैं तो हम तो सबसे पहले सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल जी, अगर सीजीएल ऑनगोइंग है उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए, सीएचएसएल ऑनगोइंग है उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हेल्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो हेल्ड एग्जाम में तो सर जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो चुका है, अगर इनकी आंसर की आती है, वो हेल्ड एग्जाम है, हेल्ड एग्जाम है, तो क्या हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं? क्या हम यूट्यूब पे आके ये नहीं बता सकते हैं कि एसएससी ने इतनी सारी बेवकूफियां करी हैं, इतने सारे इसमें एरर कर रखे हैं? तो अगर ये सब नहीं बता सकते हैं तो क्या मतलब रह जाएगा? इस तरीके से तो ना बच्चे ये समझ पाएंगे कि क्या सही था क्या गलत था। साथ ही साथ में इन्होंने ना सेक्शन 3 बताया अनफेयर मींस वाले एक्ट का, और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या प्रोहिबिट करता है ये।